गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपसे प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हमने आपसे बात करी थी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की और उसके बेसिस पर किस तरह से जनरल एंट्रीज की जाती हैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताया था। जब हम प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तब एक वर्ड आता है FASB। FASB का मतलब हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी कि इसका अर्थ हुआ वित्तीय लेखा विधि प्रमाप बोर्ड, FASB। नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको अमेरिका का फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इनको रेगुलेट करता है। और एक बात मुख्य तौर पर मैं और आपको बताना चाहूंगा, उससे अवगत कराना चाहूंगा कि अकाउंटिंग के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो सिद्धांत है वो विज्ञान के जो नियम हैं, जिसे रूल्स ऑफ साइंसेज, उनके जो नियम हैं उसकी तरह से ये रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इनको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हम एक प्रोसेस के थ्रू लेकर के चलते हैं और आज की डेट तक भी ये जितने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने प्रिंसिपल्स हैं और आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे, अभी तक भी लगातार इनमें परिवर्तन होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं और नए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इनमें ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। भारत में ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को किस तरह से मेंटेन किया जाए, किस तरह से कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को अकाउंटिंग में लेकर के चला जाए और कौन कौन से ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए हैं जो अब वर्क नहीं कर रहे हैं, उनको वहां से हटा दिया जाए, तो इस पर ये वर्क करता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिनके बेसिस पर हम अपने अकाउंट्स की जो बुक्स हैं, उन अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करते हैं। इसमें पहला है द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब यह हुआ, हमने बताया था कि हम जब अकाउंट्स बुक्स को मेंटेन करते हैं तो वो अकाउंट्स की जो बुक्स हैं वो लेन देन पर आधारित होती हैं, दैट आर बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शंस, वो ट्रांजेक्शन पर बेस्ड होती हैं। और जब वो ट्रांजैक्शन पर बेस्ड होती हैं और जब हम अकाउंट्स की बुक्स में
उनको एंटर करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात यहां पर होती है मनी मेजरमेंट। उनका जो वैल्यूएशन है, उनका जो मूल्यांकन है, वो मुद्रा में होना चाहिए। उनका आकलन, द एस्टिमेशन ऑफ दैट ट्रांजैक्शन शुड बी इन मनी। अगर हम भारत में रहते हैं तो मनी का मतलब इंडियन रुपीज से हो गया। यदि हम विदेश में कहीं ये बात करते हैं, सिंगापुर की बात करते हैं, तो सिंगापुर में जो है वो हम डॉलर की बात करेंगे वहां पर। इसी तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्रा का रूप है, लेकिन हम ट्रांजैक्शन को मेजर करेंगे किसमें? मनी में, मुद्रा में उसका आकलन करेंगे। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका आकलन मुद्रा के रूप में नहीं हो सकता है, that cannot be taken into account books, उनको लेखा पुस्तकों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड, हम माल बेच रहे हैं और ₹10,000, 10,000 रुपए का माल बेच रहे हैं, मेंटेन इन द अकाउंट बुक्स। गुड्स परचेज 5,000, मेंटेन इन द अकाउंट बुक्स। लेकिन यदि हम किसी ट्रांजैक्शन को लेकर के, जो कि क्वालिटी पर बेस्ड है, ह्यूमन क्वालिटी पर बेस्ड है, कि वो बहुत ईमानदारी से काम करता है, उसकी दुकान पर बहुत अच्छा सामान मिलता है, तो दीज आर द ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट्स। उन ट्रांजैक्शंस को जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम लेखा पुस्तकों में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो लेखा पुस्तकों में सम्मिलित होने के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि वह ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो, जिस देश में हम रहते हैं उस देश की मुद्रा में हो, दूसरे देश की मुद्रा में हो, लेकिन दिस कैन बी वैल्यूड इन द टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन उसको मनी के रूप में जो मेजर है वो किया जाना चाहिए। मान लिया जाता है कि कहीं किसी औद्योगिक संस्थान में स्ट्राइक हो गई, ये लॉकडाउन हो गया, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा था तो लॉकडाउन हो गया, जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो ठप हो गया। अब स्ट्राइक हो गई, लॉकडाउन हो गया, इस बात की क्या एंट्री होगी? इस बात की, यह मैनेजर जो है बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है, इस बात की क्या एंट्री होगी? वहां के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, इस बात की क्या एंट्री होगी? तो दीज आर द सम items, it cannot be measured in the terms of money, so cannot be taken when we prepare
द अकाउंट बुक्स। जब हम अकाउंट्स की बुक प्रिपेयर करते हैं तब इनको हम नहीं लेकर के चलेंगे, केवल और केवल उन्हीं आइटम्स को हम लेकर के चलेंगे दैट कैन बी मेजर इन द मनी। बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का अर्थ होता है कि व्यवसाय का अपना एक अलग से अस्तित्व होता है। बिजनेस हैव ए सेपरेट एंटिटी बियॉन्ड टू इट्स एंटरप्रेन्योर, उसके एंटरप्रेन्योर से अलग जाकर के इसकी अपनी अलग पहचान होती है। और जब हम अकाउंट्स की बुक्स की बात करते हैं तो हम अकाउंट्स की बुक मेंटेन कर रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बिजनेसमैन की ओर से नहीं सोचते। बिजनेसमैन इज ए पर्सनल अकाउंट, एंटरप्रेन्योर वो पर्सनल अकाउंट है और उसकी ट्रांजैक्शंस को हम लेकर के चलते हैं गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। या तो वो रिसीव करेगा या देगा। लेकिन जब भी हम अकाउंट्स में जनरल एंट्रीज करते हैं, बुक्स को प्रिपेयर करते हैं, तो हमें बिजनेस एंटिटी को ध्यान में रखना पड़ता है और हम ये मान करके चलते हैं कि जो बिजनेस की एंटिटी है वो उसकी सेपरेट एंटिटी है, जो उसके बिजनेस मैन से, जो एंटरप्रेन्योर है उससे अलग है, उससे बिल्कुल सेपरेट है। नेक्स्ट है द गोइंग कंसर्न। जब भी कोई व्यवसाय को प्रारंभ किया जाता है या कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बीच में मूलभूत भावना यह होती है, द बेसिक कंडीशन ये होती है कि इट्स रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। कंपनी की यदि हम बात करें तो कंपनी की जो डेफिनेशन होती है उसमें कहा जाता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गो फॉर एवर। यानी कि सदस्य आएंगे, सदस्य चले जाएंगे, लेकिन कंपनी का जो व्यवसाय है वो उसी प्रकार से चलता रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है जब हम अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करते हैं। हम जो व्यवसाय शुरू करते हैं उसको 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, इस तरह की अवधि को ध्यान में रख करके नहीं करते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके टाइम हम लिमिटेड कर देते हैं, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन अधिकांश व्यवसाय इस टाइप के होते हैं, चाहे वो सोल ट्रेड के रूप में हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म के रूप में हो, चाहे वो कंपनी के रूप में हो। ये सोच करके व्यवसाय को प्रारंभ किया जाता है कि वो एक लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगा, लंबे समय तक चलेगा। इसी को गोइंग कंसर्न कहा जाता है और इसके बेस पर बहुत सारी चीजें जो हैं डिपेंड करती हैं। डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स वो व्यक्ति होता है जिससे कि बिजनेस को पैसा लेना है। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होता है जिसको कि व्यवसाय को पैसा देना है। फ्यूचर के जो कमिटमेंट्स हैं वो होंगे ही तभी जब दूसरे व्यक्तियों को, थर्ड पार्टीज को इस बात का एहसास होगा कि हाँ भाई बिजनेस चलता रहेगा, द शो मस्ट गो ऑन। इस बेस पर गोइंग कंसर्न
लगातार चलना है। अगर मान लेते किसी व्यक्ति को पता लग जाए अरे ये तो 6 महीने बाद बंद हो रहा है, तो लोग उसके साथ व्यवहार करना ही बंद कर देंगे। कोई उसको पैसा नहीं देगा, कोई माल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि ये व्यवसाय बंद हो जा रहा है। तो व्यवसाय की जो एक अवधारणा है, एक कंसेप्ट ये है कि वो कंटिन्यूएशन में एग्जिस्ट करे और आगे एक लॉन्ग टर्म तक मस्ट गो, आगे चलता रहे। तो इसीलिए ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। द कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का अर्थ होता है कि जब हम लेखा पुस्तके, अकाउंट्स की बुक मेंटेन करते हैं तो उस समय परचेज करते हैं, गुड्स लेकर के आते हैं, जिस वैल्यू पर, जिस मूल्य पर हमने उसको परचेज किया है, जिस मूल्य पर वो हमारे को मिला है, तो वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मार्केट प्राइस कैन बी डिफर फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। जो मार्केट प्राइस होता है ये कॉस्ट प्राइस से डिफर हो सकता है, उसमें अंतर हो सकता है। लेकिन लेखा पुस्तकों में जो भी ट्रांजैक्शंस होगी वो ट्रांजैक्शंस कॉस्ट प्राइस के आधार पर होगी, और वो इसलिए होगी क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट जो है उसको लेकर के हम अपनी अकाउंट्स बुक्स को मेंटेन करते हैं। एक क्लोजिंग स्टॉक होता है जिसको कि अंतिम रहतिया कहा जाता है। द स्टॉक रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन वी close our accounts, when the accounts closed by the बिजनेस के द्वारा जिस समय अपने अकाउंट्स की बुक्स को क्लोज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, उस समय उसके पास कुछ स्टॉक जो बिकने से रह गया है, अनसोल्ड स्टॉक, रिमेन अनसोल्ड, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। उसके बारे में ये कभी कभी कहा जाता है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्राइस है, विच एवर इज लेस, जो भी कम हो उसके आधार पर करना चाहिए, उसके आधार पर करना चाहिए। लेकिन जो भी बुक्स में हम एंटर करेंगे वो बुक्स में एंटर कॉस्ट कंसेप्ट को ध्यान में रख करके किया जाता है। डेप्रीसिएशन, जिसको कि हरास के नाम से जाना जाता है, वेयर एंड टेयर एक्सपेंडिचर। जब हम किसी वस्तु को, किसी फिक्स्ड एसेट्स को, किसी संपत्ति को प्रयोग में लाते हैं तो उसके मूल्य में धीरे धीरे जो कमी आती है उसके प्रयोग करने पर, उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो डेप्रीसिएशन इट कैन चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, इसको भी कॉस्ट के बेसिस पर जो है चार्ज किया जाता है। डेप्रीसिएशन जो लगाया जाता है उसकी कॉस्ट पर ही लगाया जाता है। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हमने अभी आपको जनरल एंट्रीज सिखाई थी और जनरल एंट्रीज में हमने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बात करी थी। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एवरी डेबिट मस्ट बी ए क्रेडिट। ड्यूल कंसेप्ट का अर्थ हुआ एवरी डेबिट मस्ट बी ए क्रेडिट। अगर डेबिट है तो उसका एक क्रेडिट भी होगा, यानी कि दो पक्ष होंगे। ड्यूल कंसेप्ट, किसी भी लेखे को, किसी भी ट्रांजैक्शन को दो बार लिखना नहीं,
उसके एस्पेक्ट दो हैं, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट जो है बैलेंस करने में हमारे को मदद करेंगे। इसके बाद आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट एक रूपता या मिलान की जो अवधारणा होती है उसको हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करते हैं तो अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करने का जो ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, वो क्या होता है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन वी क्लोज आवर अकाउंट बुक्स, जब हम अपने अकाउंट बुक्स को क्लोज कर रहे हैं उस समय हमें ये पता लग जाए कि पूरे वर्ष भर काम करने के पश्चात उस व्यवसाय में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट या लॉस। तो जो फाइनेंशियल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं वो एक पीरियड को लेकर के चलते हैं। पीरियड कैलेंडर ईयर हो सकता है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। और इसी तरह से भारतीय लेखा जो पद्धति है उसमें दिवाली से दिवाली, इस तरह से भी लेखा पुस्तकों को जो है रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो खैर ये तो समय की बात है। हम जिस वर्ष का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, खाते बना रहे हैं, उस ईयर में जो अमाउंट, जो ट्रांजैक्शन हम लेकर के चल रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, वो उसी लेखा अवधि पीरियड से मैच करते हुए होने चाहिए। मान लिया जाता है कि हम 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 की लेखा पुस्तकों को, अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो जितने भी ट्रांजैक्शन इस पीरियड के हुए हैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लेकर के चलेंगे। उन ट्रांजैक्शंस को जो पिछली अवधि के थे, पास्ट पीरियड के थे, या आगे आने वाली अवधि के हैं, जिनका रिलेशन उस फाइनेंशियल अकाउंट से, यानी कि 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल 2020 से आगे वाले पीरियड का है, तो उन आइटम्स को, उन ट्रांजैक्शंस को हम इसमें से निकाल देंगे, आउटस्टैंडिंग के रूप में, प्रीपेड के रूप में, एक्रूड और अनएक्रूड इनकम्स के रूप में। तो बहुत सीधी सी बात है कि जो भी अकाउंट्स की बुक हम मेंटेन कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, वो उसी लेखा अवधि की होनी चाहिए ट्रांजैक्शंस। उसके जो ट्रांजैक्शंस उससे संबंधित नहीं हैं, उससे पिछले वर्षों के हैं या आगे आने वाले समय के हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम
अपनी इस लेखा पुस्तकों में सम्मिलित नहीं करेंगे। इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट कहा गया कि हमें टाइम से मैच करना पड़ेगा उसको। द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन का मतलब है वसूली की अवधारणा। वसूली किसी भी चीज को अगर हम व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो उसका रियलाइजेशन कब होगा? व्हेन वी रेंडर्ड दैट सर्विस, जब हम उस सर्विस को रेंडर्ड कर दें, जब हम उस सर्विस को क्या कर दें? रेंडर्ड कर दें, तब। तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि जब हम उसकी सर्विसेज को दे देंगे, जैसे मान लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सुरेश मेक अस ए ऑर्डर फॉर परचेज सम गुड्स। सुरेश ने एक ऑर्डर दिया कुछ माल खरीदने के लिए, तो कोई बात नहीं, ऑर्डर आ गया। हम उस ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में तब तक नहीं लिखेंगे जब तक कि वो इस रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर फिट नहीं हो पाती है। और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर कब फिट होगी? जब हम उसको, सुरेश ने जितने गुड्स का ऑर्डर हमें किया था वो गुड्स हम उसको सप्लाई कर देते हैं और वो गुड्स सुरेश को मिल जाता है, तो हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो जाता है। तब हमारे पास ये अधिकार हो जाता है कि हमने उतने का माल उसको बेच दिया और इतनी अमाउंट हमने अब उससे रियलाइज करनी है। नगद में भी यही होता है। कोई भी व्यक्ति दुकान पर आता है, किसी वस्तु की डिमांड आपसे करता है, आप उसको वस्तु देते हैं, वो प्रोडक्ट आप उसको डिलीवर करते हैं और वो प्रोडक्ट के बदले में आपको अमाउंट देता है। ये हुआ रियलाइजेशन कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब हुआ कि जब हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं तो उस सर्विस को प्रोवाइड करने के बाद हमारे को यह अधिकार हो जाता है कि हम उससे उतनी अमाउंट वसूल करनी है, हमने उससे लेनी है। दैट इज द एक्रूअल बेसिस। जितने भी ट्रांजैक्शन उस लेखा पुस्तक में उस पीरियड में हो रहे हैं जो कि अकाउंटिंग पीरियड है। अकाउंटिंग पीरियड मतलब कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, दिवाली से दिवाली है तो दिवाली से दिवाली। इसके बीच में जिन जिन ट्रांजैक्शंस को आपने कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है, तो वो आपके एक्रू हो गए। तो ये एक्रूअल कंसेप्ट है और ये दोबारा से मेरे ख्याल से मैचिंग कंसेप्ट लिखा गया है। तो ये कुछ कंसेप्ट जो है हमने आपको बताए, क्लियर किए। और मैंने ये बताया कि जब भी हम अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करते हैं, उनको बनाते हैं, तो उनको बनाने के लिए कुछ नियम और सिद्धांतों का जो पालन है वो करना पड़ता है। तो धीरे धीरे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ कंसेप्ट, उनको ध्यान में रख करके हम अपनी लेखा पुस्तकों को तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो आप
देखिएगा, इनको पढ़िएगा, और यदि कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपसे बात होगी। आप वो समस्या मेरे सामने रख सकते हैं, हम उसका निदान करने का उपाय करेंगे। बाय।